बैठ जाओ सब। पिछले क्लास हम लोग विभिन्न टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़े थे ना। विभिन्न प्रकार का टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस बिंदु क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, इतना चीज पढ़े थे। फिर कुछ दूरी का डेफिनेशन पढ़े थे। फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, द्वारक क्या है, इतना चीज पढ़ाई किए थे ना हम लोग। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध और किरण आरेख खींचने के पहले इसका कुछ निश्चित किरण आरेख होता है, कांस्टेंट रेज होता है, कंडीशन होता है, कांस्टेंट कंडीशन होता है किरण आरेख का, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक ना। मैं पुरानी पढ़ाई थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं। मान लो ये अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण है। इसमें ये क्या है? इस लाल वाला रेड वाला लाइन को क्या कहेंगे? बोलो, कोई बोलो। प्रधान अक्ष नहीं कहते हैं। रेड वाला लाइन को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। रेड वाला लाइन को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। हमने बताया था कि जैसे ये वृत्त कहां से बना है? यहां से बना है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? और इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी पीछे आगे बढ़ा देंगे। ये बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। पी सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को शीर्ष सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो मन में आता है वही बोल देता है। इसको फोकस बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? याद नहीं करता तो लोग पढ़ाई करो घर में। ऐसे खाली कितनों सुंदर कोई पढ़ाएगा तो अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो याद नहीं होगा। पढ़ाई अपने से नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। इसका इंग्लिश पोल। दर्पण जिस गोला का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। कहते हैं ना। वक्रता केंद्र ध्रुव के ठीक बीच में एक बिंदु होता है, जिसे इसी को मुख्य फोकस भी कहते हैं। मुख्य फोकस को, फोकस बिंदु को, सब इसी का नाम है। कोई दिक्कत? और ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब देखिएगा, फिर ये क्या था? बोलो ना यार, थोड़ा जोर से बोलो ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? हाय बैल सिनी रे। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसका नाम क्या है? फोकस दूरी। इसका नाम क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब मैं क्या बताया था? इसके ठीक बीच में, मतलब आर का मान अगर 25 सेंटीमीटर होगा तो एफ का मान कितना होगा? 12.5 सेंटीमीटर। आप ही लोग बताइएगा। आर का मान अगर 20 सेंटीमीटर है, छोटी एफ का कितना होगा? क्या कर रहे हैं आप? आर को 2 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि इसका ठीक बीच बिंदु निकालना है। ध्यान दीजिएगा। आर का मान अगर 5 सेंटीमीटर है तो छोटी एफ का कितना होगा? क्या किया? बड़ी आर को 2 से भाग दिए, छोटी एफ निकल गया। छोटी छोटी ही है ना, छोटी एफ छोटी ही है। और छोटी एफ निकालने के लिए आपने क्या कर रहा है? हर बार क्या कर रहा है आप ही बताइए। छोटी एफ कैसे निकाल रहे हैं? आपको मैं हमेशा क्या दे रहा हूं? फोकस वक्रता त्रिज्या का मान दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? हमेशा। और आप फोकस दूरी तुरंत बता देते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, बड़ी आर का मान है 11 सेंटीमीटर। बताइए छोटी एफ कितना होगा? छोटी एफ बराबर वाट। आप क्या किए? कहां से निकाल लिए? 2 से भाग दे दिए। किसको? बड़ी आर को 2 से भाग दे दिए ना। परिभाषा भी था कि इसके ठीक बीच में, मतलब 2 टुकड़ा करना पड़ेगा तब तो बीच आएगा। तो 2 टुकड़ा किसको करना पड़ेगा? पूरा आर को। बड़ी आर को 2 टुकड़ा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एफ। फोकस दूरी निकलेगा ना। वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग देने के बाद क्या निकलता है? फोकस दूरी। क्या निकलता है? ध्यान दीजिएगा। ये फोकस
दूरी। फोकस दूरी बराबर क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या बटे 2। क्या पति? तो फोकस दूरी चूंकि छोटी है, यहाँ देखो फोकस दूरी छोटी है तो वक्रता त्रिज्या बड़ी है, उसको 2 से भाग देंगे तब ना निकलेगा ये। ऐसे भी देखो ट्रिक से रूप में दिमाग लगाओ कि बड़ी आर बड़ी ही है ना, तो इसको 2 टुकड़ा कर देंगे, छोटी अब निकल जाएगा। बात बुझे? तो आपसे ये क्वेश्चन करोड़ों बार मैट्रिक परीक्षा में कम से कम क्या बार? करोड़ बार पूछ चुका है, और इस बार जो पूछेगा 1 करोड़ 1वां बार होगा। ठीक ना? आपके परीक्षा में जो पूछेगा कितना बार होगा? 1 करोड़ 1वां बार। 1 करोड़ बार इसको मैट्रिक परीक्षा में पूछ चुका है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप जान ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर, समझ गए? ये FR रिलेशन कहलाता है। छोटी f और बड़ी r के बीच का रिलेशन, संबंध भी कहते हैं। हर एक सूत्र को आपसी संबंध भी कहते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध क्या होता है। आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या अपन 2 बराबर फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन 2। कोई दिक्कत नहीं सर। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब इसको आप समझ चुके हैं, भली भांति समझ चुके हैं। इस सूत्र पर हिसाब बनेगा, उस समय कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको ये याद रखनी है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के रूप में लास्ट में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध लिखे, तो आप सीधे लिख दीजिएगा फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी छोटी f बराबर बड़ी r बाय 2। समझ में आया? लिख लेंगे और आगे पढ़ाई कर सकता हूं। हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण, ये मतलब कि वो दर्पण में जो छाया बन रहा था, जो हमारा जैसा मुंह खड़ा हो जा रहा था, हो रहा था ना। ये जैसे है, देखो उसके भीतर में हमारा मुंह खड़ा बन गया। इसके भीतर में भी देखते हैं मेरा मुंह बन रहा है। बहुत सुंदर मुंह, बहुत बड़ा मुंह देख रहे हैं, बहुत इतना बड़ा मुड़ी वाला मैं बन गया हूँ। थिंक टैंक, गजब लगता है ना। मतलब भस्मासुर, किसी में और छोटा मिनिमाइज हो जा रहा हूँ, किसी में मैक्सिमाइज हो जा रहा हूँ, तो इसमें लगता हूँ कोई राक्षस आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नाक, बहुत बड़ा बड़ा दांत दिख रहा है, इतना बड़ा मुड़ी दिखता है। तो ये क्या है? गजब का कहानी इसमें भाई। देखते हो बहुत बढ़िया देखने में लग रहा है। इतना बड़ा नाक खाली बन जाता है, इतना बड़ा बड़ा दांत है, लगता है एक पैर पकड़ करके खींचूंगा तो खींचा जाएगा दांत से। अवतल दर्पण का ये कहानी है, ठीक ना। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? ये जो उठल भाग उत्तल दर्पण का है, इसमें छोटा छोटा वैक्स कर देता है। अरे मैं छोटा कैसे हो गया, इतना समय कैसे हो गया, पूरा मुंह ही इतना बड़ा हो जाता, पूरा क्यों इतना छोटा हो जा रहा है? तो ये उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। उसके भीतर जो दिख रहा है एक मुखड़ा ना, ये जो दिलीप सर बाहर में है ना, भीतर में भी एक दिलीप सर है, उसका मुड़ी देखोगे डर जाओगे, मुंडी देखने के बाद डर जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा, इतना बड़ा उसका मुंडी है, खाली इतना बड़ा, राक्षस बन जा रहा है। तो वो कैसे बनता है? प्रतिबिंब बनने का क्या क्या कंडीशन है? क्यों कभी छोटा बन जाता है, कभी बड़ा? मैं अवतल दर्पण आप लोगों को दिखाया था ना, दिखाया था कि बहुत बड़ा भी प्रतिबिंब बन रहा है, धीरे 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 और आगे बढ़ाता आगे बढ़ाता आगे बढ़ाता तो उल्टा दिखने लगा, अंदर में उल्टा दिखने लगा। कब उल्टा बनेगा, कब सीधा बनेगा? अब वस्तु मेरे ही इतना बड़ा बराबर दिख रहा है, फिर आगे बढ़ते देखते हमसे छोटा दिखने लगा। तो कब ये छोटा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, बराबर बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या कंडीशन है ना? उसी को कहते हैं किरण आरेख। किरण आरेख माने किरण द्वारा
कट कट करके वस्तु का प्रतिबिंब बन जाना, जैसा वस्तु है उस तरह का छाया दिखाई पड़ने लगना। एक्चुअल में उसमें आदमी नहीं है लेकिन हुबहू आदमी दिखता है ना। दर्पण के भीतर में, इस दर्पण के भीतर में मैं नहीं हूं लेकिन मैं ही दिखता हूं हुबहू, मेरा ही शर्ट, मेरा कपड़ा, सब कुछ मेरे जैसा ही है। तो मेरा ही वहां प्रतिबिंब, इसी बिंब का वहां प्रतिबिंब बन गया। क्या हुआ है? इसी बिंब का प्रतिबिंब बन गया इसके भीतर। तो कैसे बनेगा? बराबर कब बनेगा, छोटा कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा, ये हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके लिए किरण आरेख हम लोग को समझना है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इसको समझने के पहले आपको मैं कांस्टेंट कंडीशन किरण आरेख का पढ़ाऊंगा। नियत शर्त, किरण आरेख के लिए नियत शर्त क्या टॉपिक होगा अभी? इसके पहले क्या समझना है? किरण आरेख का नियत शर्त, इसको कहते हैं कांस्टेंट कंडीशन। कांस्टेंट कंडीशन, नियत शर्त, ये क्या है? तो देख लीजिए, ये प्रधान अक्ष पहले ही हम बना देते हैं। इस पर एक अवतल दर्पण बना दिए। क्या बना दिए? अवतल दर्पण। इसका गोला होगा, कहीं ना कहीं गोला होगा ना, गोलायत केंद्र होगा। मान लेते ये है वक्रता केंद्र, तो इसके ये ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसका कांस्टेंट कंडीशन ये है कि अगर आप प्रधान अक्ष के समांतर किरण आपतित करेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो फोकस बिंदु से यहां स्केल रख दीजिएगा इस दोनों पर और ऐसे करके खींच देना है। ये नियत शर्त होगा कि अगर प्रधान अक्ष का समांतर आपतित किरण है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? कब? जब समांतर रहे, प्रधान अक्ष के समांतर रहे। अच्छा, ऊपर से कि अगर नीचे से ही समांतर रहता तब? हाँ, ये टकरा के ऊपर मुड़ जाएगी और वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। एक कंडीशन समझ में आया? ये कंडीशन है, ये कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा कि किसी भी अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अगर आ रही हो तो दर्पण से परावर्तित होगा और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। कोई दिक्कत? नीचे से भी अगर प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? एक कांस्टेंट कंडीशन क्लियर? आपको घर में मैंने यही रटा रहा हूं, आप समझेंगे खाली स्थिर भाव से। समझ गए? अब दूसरा कांस्टेंट कंडीशन। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी ना। अगर उसको हम फोकस बिंदु के सीधा में आपतित कराएंगे तब क्या होगा? इसी के सीधा में आपतित हो रही है किरण, फिर फोकस नहीं, तब क्या हुआ? दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर। आहा, उल्टा कंडीशन, कितना मजेदार हुआ ना? हुआ बात समझे कि अगर आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर आ रही है, आपतित किरण फोकस बिंदु से होकर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? किसके समांतर? प्रधान अक्ष ने। इसका नाम क्या है? क्या यार मौन हो जाते हुए का? आपतित किरण यदि फोकस बिंदु से होकर आपतित हो रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया? अब आगे का एक कंडीशन पढ़ा रहा हूं, तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन तुरंत। तीसरा कंडीशन क्या है कि आपतित किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है, कहां से आपतित हो रही है? वक्रता के ऐसे करके आ रही है, तब क्या होगा? हाँ, दर्पण से परावर्तन के बाद इसी मार्ग में लौटकर चली जाएगी।
आहा, क्या जबरदस्त कहानी है ना। ध्यान दीजिएगा, बीच वाला से हुआ केंद्र वाला से, तो केंद्र पर परावर्तन, इसका केंद्र पर क्या हुआ कि परावर्तन होकर के उसी मार्ग से लौट गई। अच्छा, इधर से अगर आपतित करेंगे प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र की सीधा में, तब नीचे तरफ से किरण आ रही है, लेकिन ये जो आपतित हुई है किस बिंदु से, वक्रता केंद्र से होकर आपतित हुई है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फिर इसी मार्ग में लौट जाएगी। तो ये कंडीशन समझ में आया? ए महेंद्र सिंह धोनी, यहां नजर पड़ रहा है, बोर्ड पर भी नजर डालना है, ठीक ना। आपतित किरण यदि प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, उसी मार्ग से लौटकर चली जाती है। नीचे तरफ से भी हमने गुजारा, आपतित किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, इसी मार्ग से लौटकर चली जाती है। यह भी कांस्टेंट कंडीशन है, समझ में आया? आगे और आगे और आगे, ये है F, ये है C। अगर आपतित किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कहाँ, ध्रुव पर आपतित होती है, तब क्या होगा, तब परावर्तन के नियम का पालन करते हुए दूसरे दिशा में मुड़ती है। जैसे कि प्रधान अक्ष और आपतित किरण के बीच जितना डिग्री का कोण है, नीचे तरफ प्रधान अक्ष और परावर्तित किरण के बीच का उतना ही कोण होगा, और ये दूसरे दिशा में मुड़ जाती है। बात बुझे? ये सब कांस्टेंट कंडीशन है कि कभी नहीं बदलेगा। जब भी आपतित किरण ध्रुव पर आपतित होती है, तो प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री कोण बनाया है ना, नीचे तरफ प्रधान अक्ष के साथ उतने डिग्री कोण पर वो मुड़ जाती है। अगर नीचे तरफ से आपतित होती, तब इधर से हम आपतित कर रहे हैं इसे, तो फिर वही देखेंगे प्रधान अक्ष और इसके बीच कितना कोण बना, कुछ बना होगा 30 डिग्री 25 डिग्री, वही 30 डिग्री इधर भी कोण बनेगा, और ये परावर्तित होकर के इस दिशा में मुड़ जाएगी। समझ में आया? इन्हें कहेंगे कि आपतित किरण जब दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है, तब परावर्तन का नियम पालन करते हुए, तब क्या होगा, प्रधान अक्ष अभिलंब की भांति व्यवहार करेगा, और वहां परावर्तन का नियम पालन करते हुए किरण परावर्तित हो जाती है। बात बुझे? तो कितना कंडीशन हो गया, 4 कंडीशन, 1 2 3 4। इस चारों कंडीशन को बोलते हैं कांस्टेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? किरण आरेख का नियत शर्त। ये चारों शर्त अगर आप याद करते हैं, तो आपको किरण आरेख समझ में आएगा, क्यों कोई प्रतिबिंब छोटा बनता है, क्यों प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कब समझ में आएगा? जब आप ये चारों शर्त समझ लेते हैं। ये चारों शर्त आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा अभी, कि किरण आरेख का निर्माण के लिए 4 नियत शर्तों का व्याख्या करें। तो नंबर 1 आपको व्याख्या करना है कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। नीचे ये चित्र ड्रॉ कर देना है। दूसरा नंबर, केवल अवतल दर्पण पर समझा रहा हूं, यही सब फिर उत्तल दर्पण पर समझाऊंगा। ध्यान रखना, ये अवतल दर्पण पर हुआ, यही सब कंडीशन उत्तल दर्पण पर भी होगा, और वहां भी यही सब होगा। थोड़ा यहां हो जाती है, वहां होती हुई प्रतीत होगी। जब आपतित किरण प्रकाश फोकस बिंदु से होकर आपतित होती है, तब क्या होता है? तब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा कंडीशन। तीसरा क्या था? कि जब आपतित किरण प्रकाश या वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, तब परावर्तित किरण उसी दिशा में लौट जाती है ना। चौथा कंडीशन, जब आपतित किरण ध्रुव पर बिंदु पर आपतित होती है, मतलब ध्रुव पर आपतित होती है, तब प्रधान अक्ष अभिलंब बन जाता है, प्रधान अक्ष अभिलंब बन जाता है, और परावर्तन का नियम पालन करते हुए किरण दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। मतलब अभिलंब के साथ जितना डिग्री कोण बनाया है, नीचे तरफ अभिलंब के साथ उतना डिग्री कोण बना करके नीचे चली जाएगी। तब ना आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक बिंदु पर होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए
किरण मुड़ जाती है। चारों कंडीशन समझ गए? अब देखिए यही चीज उत्तल दर्पण रहता तो क्या होता, यहां तक आप समझिए। आप स्क्रीनशॉट ले लें उसके। ये क्या था अवतल दर्पण में, अगर यही चीज उत्तल दर्पण में भी यही होता, लेकिन उसमें होता क्या मैं बता रहा हूं। देखिए जरा सा उत्तल दर्पण हम बना देते हैं इसके जगह पर। कौन सा दर्पण बना दें? उत्तल दर्पण। यह है प्रधान अक्ष, ये क्या है? प्रधान अक्ष। अब इसका तो वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा, होगा ना जी? यहाँ हो जाएगा। अब इसमें अगर आपतित किरण आपतित होती है समांतर, आपतित किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर हो, आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, तो ये इस प्रकार परावर्तित होती है। यहाँ फोकस बिंदु है ना, इसके ठीक बीच में फोकस बिंदु है। इस प्रकार परावर्तित होती है कि लगेगा इस फोकस बिंदु से निकल रही है, ठीक ना? इस प्रकार का परावर्तित होती है। स्केल है किसी के पास? नहीं ना, बड़ा वाला स्केल, हाँ दो चलो। ये इस प्रकार परावर्तित होती है कि जैसे कि इस दिशा में परावर्तित होगी, तो इसको पीछे हम मोड़ते हैं तो कहाँ दिखता है? नहीं लगा फोकस बिंदु से होकर निकल रही है। ये भी ऐसा परावर्तित होगी कि हमको दिखेगा फोकस बिंदु से होकर निकल रही है। यहाँ ध्यान देना, इस दिशा में परावर्तित होगी, ताकि इसको पीछे हटाएंगे तो लगेगा ये फोकस बिंदु से निकल रही है। बात समझा? फिर ये किरण क्या ऐसे होगी? नहीं, ये इस प्रकार परावर्तित होती है कि लगेगा हमको फोकस बिंदु की सीधा से निकल रही है, मतलब इस दिशा में परावर्तित होती है, ताकि पीछे हम कर ले तो ये यहाँ चला आएगा। ये पीछे करने के बाद स्पष्ट दिखे। फिर ये भी इस दिशा में परावर्तित होगी? नहीं, इस दिशा में होगी? नहीं, इसके दिशा में, एकदम एग्जैक्ट इसके दिशा में इधर परावर्तित होती है, ताकि पीछे अगर कर दें तो फिर वो देखिए हुआ। मतलब इसमें कहेंगे समांतर किरण जब उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है, फैल जाती नहीं, फैल जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस बिंदु से सभी किरणें निकल रही है, ठीक ना? ऐसा प्रतीत होगा, फोकस बिंदु से होकर निकल रही है। और इसमें क्या होगा? इसमें भी बना देते हैं। इसमें क्या किया है? जैसे ये हमारा क्या है? कौन दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। समांतर किरण लाए, अब हम कहाँ लाएंगे इसको? फोकस बिंदु के सीधा से आपतित करेंगे। क्या करेंगे? फोकस बिंदु के सीधा में आपतित करेंगे। मतलब किरण इस तरह आ रही है। अगर आगे बढ़ते चलाते हैं तो दर्पण मिल गया तो आगे नहीं घुस पाएगी। तो अगर लगता है क्या आगे अगर बढ़ने का रहता तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती ना। तो ये परावर्तन के बाद क्या हो गई? परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद क्या होती है? समांतर हो जाती है। कोई दिक्कत? इधर से भी अगर फोकस के सीध में आपतित किरण है, अगर फोकस के सीध में आपतित किरण है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जस्ट उल्टा नहीं हो गया कि शुरू में क्या हुआ? अगर प्रधान अक्ष के समांतर है तो इस प्रकार फैलती है, एक लगता है कि फोकस बिंदु से होकर निकल रही है, और दूसरा एक फोकस बिंदु की सीधा में अगर आपतित किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ रहे हो ना सबको? ये कंडीशन क्या है? ये है प्रकाशिक केंद्र वाला। तो इसको हम उत्तल दर्पण पर देखते हैं। परीक्षा में ये नहीं पूछेगा, इसका काम लगेगा आगे। परीक्षा में खींचने नहीं कहेगा, ये सब जो खींचने कहेगा वो पढ़ेंगे, वो इसी के बेसिस पर वो बनेगा। जैसे इसका ये है गोला, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है ना। अगर वो इसी के सीधा में आपतित किरण आ रही है, तब प्रकाशिक केंद्र के सीधा में आपतित किरण आ रही है, तब क्या होगा? राइट, इस दिशा में आ रही ना, तो उसी दिशा में परावर्तन के बाद फिर चली जाती है। इस दिशा में आ रही है, इधर परावर्तित होकर फिर इसी दिशा में चली जाती है। इधर से भी अगर इसके सीधा में आ रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? हाँ,
हाँ डॉट डॉट दर्शाना ही चाहिए। तो उसके सीधा में आ रही है या आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद भी इसी दिशा में चली जाती है। कोई दिक्कत? और इसमें दोनों का एक ही कंडीशन होता है कि अगर ध्रुव ये नहीं दीजिएगा तो इसका मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए रज्जित तो करना ही करना है, रज्जित नहीं कीजिएगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा फिगर। और अगर ध्रुव पर ही आपतित हो रही है तब ध्रुव पर ही आपतित हो रही है तो वही प्रधान अक्ष क्या बन जाएगा? अभिलंब बन जाएगा और परावर्तन का नियम पालन करते हुए मुड़ जाती है। समझ में आया? अर्थात यहाँ अगर जितना डिग्री का कोण है यहाँ भी उतना डिग्री का ही कोण होगा। ये अभिलंब के भांति व्यवहार करने लगता है। यानी कि अगर आपतित किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन का नियम पालन करते हुए दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। समझ में आ गया? अब मैं छवो लिखा सकता हूँ, चारों लिखा देता हूँ, फिर आज का क्लास बंद कर देंगे। ठीक, ये हो गया। क्या हुआ कि जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है एवं उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। एक कंडीशन यही है, उत्तल अवतल दोनों पर चला गया। दोनों का फिगर हम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हम ब्लू पेन से कर देते हैं किसका? अवतल दर्पण का। ये है P, ये है C, ये है F। हमने क्या कंडीशन दिया है? जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है तो क्या होगा? तो पहला कंडीशन ये होगा कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। और दूसरा कंडीशन यह है कि उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकलती भी प्रतीत होती है। अवतल दर्पण वाले कम करते हैं, ये समांतर किरण है और फोकस बिंदु से होकर नीचे तरफ से भी ले जा सकते थे, नीचे तरफ से भी ले जा सकते हैं समांतर किरण। ये भी परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर हो गया, कहानी खत्म। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, दूर से ले जा सकते हैं। ये अलग है, ये अलग है। और उत्तल दर्पण वाला भी बना देंगे। इसमें ये P है, ये आपतित किरण है, प्रधान अक्ष के समांतर है। आपतित किरण क्या है? यहाँ F है, यहाँ C है, ये फैल जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिंदु से ही निकल रही है। कोई दिक्कत? इधर से भी अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तब पर भी ये परावर्तन इस प्रकार होती है कि हमें आभास होता है, प्रतीत होता है कि फोकस बिंदु से होकर निकल रही है। हो गया? इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रुको, ये है कि जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, किससे? मुख्य फोकस से। आपको मैंने बताया था अभी तुरंत, ये अवतल दर्पण है और आपतित किरण क्या हो रहा है? मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है। जैसे इसका फोकस यहाँ है ना, वक्रता के अंदर यहाँ है ना, इससे होकर आपतित होती है। तब क्या होता है? तब परावर्तन के बाद क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल दर्पण पर जब आपतित होती है तब क्या होता है? तब क्या होती है? उत्तल दर्पण पर, सॉरी, फोकस बिंदु की सीधा में आती है ना। किसके सीधा में? फोकस बिंदु की सीधा में आती है। यहाँ भी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाते हैं। देखिए हुआ दोनों। इधर से जैसे फोकस बिंदु की सीधा में आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? इधर नहीं जा पाएगी, इधर तो नहीं जा पाएगी ये ना। ये किरण आती हुई किरण क्या हुआ कि इधर नहीं जा पाएगी, परावर्तित होकर समांतर हो गया।
ये भी बेचारी किरण उधर नहीं जा पाएगी, परावर्तित होकर के प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आया दोनों? इधर से भी किरण जाएगी तो वही होगा, इधर से भी अगर आपतित किरण ले लेंगे, ऐसे दूसरा पेन से दिखा देता हूँ, ब्लू पेन से, जैसे कि इस प्रकार प्रधान अक्ष पर आ रही है, तो फोकस बिंदु पर आ रही है। किस पर? फोकस बिंदु पर आ रही है, तो दर्पण पर जाएगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर। ये दोनों पहले जो पढ़े थे वो और ये उल्टा कंडीशन है। समझ में आया? और तीसरा हमारा कंडीशन क्या था? तीसरा था कि जब वो वक्रता केंद्र की सीधा में आपतित होती है या वक्रता केंद्र बिंदु से होकर आती है, तब क्या होता है? जैसे कि जब आपतित किरण, जब आपतित किरण क्या होती है? जब आपतित किरण क्या होती है? वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में या उसी मार्ग में चली जाती है। समझ में आ गया? इसका भी फिगर ड्रॉ कर दीजिए। फिगर फिर मार्ग में चली जाती है ना, उसी मार्ग में चली जाती है, तो हम बना देते हैं फिगर। एक तो उत्तल दर्पण भी फिगर बना देंगे और बगल में अवतल दर्पण भी बना देंगे। कंडीशन हमारा क्या है? कंडीशन है, हाँ, वक्रता केंद्र से होकर जब आपतित होते थे, जैसे आ रही थी किरण, वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो गया, क्या हुआ? तब दर्पण से परावर्तन के बाद घटना क्या घटेगा? इसी मार्ग में लौटकर चली जाती है ना, इसी मार्ग में लौटकर चली जाती है। परावर्तित किरण रेट को से दिखा दिए, इस मार्ग से आपतित हुई थी और दर्पण से परावर्तन के बाद इसी मार्ग पर। इधर से भी अगर प्रकाशिक केंद्र से इधर से भी वक्रता केंद्र से होकर अगर आपतित होगी, इधर से भी वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी नीचे तरफ से, तब भी वही होगा, जहाँ से टकराया टकरा करके इसी मार्ग में लौट जाती है। जैसे है, देखिए आपतित हुआ ना, अब दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? इसी मार्ग में लौट कर चले जाती है। ये आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक ना, 1.5 सुई और स्केल लेके बनाइएगा, देखने में अच्छा लगेगा। और इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण जब हम बनाते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं, इसमें भी तो ये F है और ये C है, दूर दूर मिले थे थोड़ा, ये F है और ये C है। तो अगर हम C के सीधा में आपतित करेंगे किरण को, C की सीधा में आपतित कर रहे हैं ना, तो क्या होना चाहिए था? C से होकर गुजर जाना था, लेकिन रास्ते में क्या मिल गया? दर्पण। तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी दिशा में लौटकर चली जाती है। देखिए लौटने लगी बेचारी, लौट रही है ना, उसी दिशा में लौटकर चली जाती है। कोई दिक्कत? इधर से भी अगर किरण आ रही है तो किसके सीधा में? वक्रता केंद्र की सीधा में, वक्रता केंद्र की सीधा में, तो दर्पण बीच में मिल गया, तो बेचारी इसी दिशा में लौटकर चली जाएगी। ये सब कांस्टेंट कंडीशन है। अब बच गया चौथा कंडीशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके प्रकाश की किरणें क्या होती है? दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण, गोलीय दर्पण कहिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव बिंदु पर आपतित होती है, तो परावर्तन का नियम पालन करते हुए दूसरे दिशा में मुड़ जाती है। दूसरे दिशा में क्या होता है? मुड़ जाती है।
तो बनाते हैं। ये क्या है? ये पोल है। ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है। ये क्या है? फोकस बिंदु है। अब की कंडीशन क्या है इस बार? गोलीय दर्पण के ध्रुव बिंदु पर, अर्थात यहाँ आपतित होती है, यहाँ आपतित होती है, इस प्रकार यहाँ आपतित होती है। तब क्या होता है? तो परावर्तन का नियम पालन करते हैं और ये नॉर्मल बन जाएगा। प्रधान अक्ष क्या बन जाएगा? नॉर्मल। तो इसके साथ जो कोण बनाया है वही कोण इधर बनाते हुए मुड़ जाती है, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण हो जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में भी यही होगा। ये हुआ। देखिए, ये रज्जित अगर नहीं करते हैं आप तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। रज्जित तो करना ही है। अब ये हो गया P, ये क्या हुआ? P, ये हो गया C, ये हो गया F। है क्या? इस पर अगर आपतित हो, यानी कि ध्रुव बिंदु पर अगर आपतित किरण आपतित हो रही है, तब क्या हुआ? ये प्रधान अक्ष क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा और आपतन कोण और परावर्तन कोण का निर्माण हुआ, अर्थात परावर्तन का नियम पालन करते हुए मुड़ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ? चारों कांस्टेंट कंडीशन समझ गए? इसको आप घर में भी तैयार कर लाएंगे। मैं होमवर्क दे देता हूँ, उस होमवर्क का आंसर आप लिख कर लाएंगे, ठीक ना? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क देखिए मैं दे रहा हूँ, ये इसी जगह देता हूँ होमवर्क। होमवर्क नंबर 1 है फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या बड़ी R के बीच संबंध स्थापित, के बीच का संबंध लिखिए। R के बीच का संबंध लिखें, थोड़ा मिटा देता हूँ। के बीच का संबंध लिखें, लिख दीजिएगा। इसका संबंध क्या होता है? छोटी f बराबर बड़ी R बाय 2। क्या होगा? छोटी f बराबर बड़ी R बाय 2। और दूसरा नंबर है किरण आरेख खींचने के लिए विभिन्न नियत शर्तों का व्याख्या करें। चारों शर्त लिख दीजिएगा। मैंने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण के लिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण के लिए विभिन्न नियत किरण आरेख को समझाएं। बात समझ में आया आपको? ये क्या कर रहा है? फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या बड़ी R के बीच संबंध लिखें, लिख दीजिएगा सूत्र तो। दूसरा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण के लिए विभिन्न नियत, कैसा? नियत कांस्टेंट किरण आरेख। 4 होता है कांस्टेंट किरण आरेख और उसका व्याख्या भी मैं कर दिया हूँ। यही चीज़ आपको पढ़ना है और उसके बाद उत्तर लिखना है। एक बार पहले वीडियो देखेंगे, आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अपने से लिखना है, देखना नहीं है। समझ में नहीं आया तो फिर कल पूछना है। कोई दिक्कत? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।